Good morning. I am Dr. Anita Mathur, BSR Government Arts College. आज हम ऑनर्स पार्ट 2 का जो मैटर आज यहाँ पर हम करेंगे, हम पढ़ रहे थे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, जिसमें हमने ये देखा था प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत में जीवों के बिहेवियर, उनकी संरचना, उन पे प्रकृति का प्रभाव, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और ये जो सिद्धांत दिया था ये पूरी तरह से उनके जो खुद के समुद्री यात्रा के जो एक्सपीरियंस थे उनके आधार पर उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, जिसे हम प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका हमने जो पॉइंट देखा था वो था जीवन संघर्ष, और ये देखा था कि कोई भी जो जीव होते हैं वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने स्थान में वृद्धि करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और विकसित होते हैं, परंतु इस अपनी विकास यात्रा में उन्हें निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और ये संघर्ष जो होते हैं, ये 3 प्रकार के संघर्ष के बारे में हमने कल पढ़ा था। एक तो अंतः जातीय संघर्ष, अपनी ही जाति से संघर्ष करना। दूसरा अंतर जातीय संघर्ष, दूसरी जातियों से संघर्ष करना। और तीसरा था प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पे भी कई प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, और ये जो जीव हैं इनको उनसे भी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अगर उससे भी संघर्ष नहीं करते हैं तो इनके अस्तित्व समाप्त होने का खतरा बना रहता है। तो आप ये देखिए कि ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है। एक बड़ा पेड़ जो होता है वो अपने नीचे छोटे पेड़ों को डेवलप नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीमित मात्रा में जो भोजन है उस भोजन को कैप्चर करने वाली बात है, तो वहां पे वो अपना शेयर जो है वो दूसरे पौधों के लिए नहीं छोड़ना चाहता है, और इसलिए उसकी जितनी गहराई तक जड़ें जाती है वो पूरा न्यूट्रिशन जमीन से ले लेता है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि ये जो जीवन संघर्ष है ये निरंतर उनकी लाइफ में चलता रहता है। आज हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि जीवों में विभिन्नताओं का गुण होता है। अगर हम नॉर्मल केसेस में भी देखें तो हम ये देखेंगे कि किन्हीं भी 2 मनुष्य के फिंगरप्रिंट्स एक से नहीं होते, उनमें भी कहीं ना कहीं विभिन्नता पाई जाती है। जितनी भी वनस्पति होती है, जितने भी पेड़ के पत्ते होते हैं, इनका अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो बहुत बड़ी डिजाइनर है, और उसने इतनी बड़ी जो विभिन्नता का गुण है वो विभिन्नता का गुण जितने भी जीव हैं उनको दे रखा है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी के जीवन के गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। समरूपी जोड़ों को छोड़कर बाकी कोई भी जीव शक्ल और शारीरिक संरचना में आपस में नहीं मिलते हैं, और ये ही उनकी विभिन्नता का गुण है। इसमें से लाभदायक विभिन्नता के कारण ही जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढाल लेता है, और इन्हीं विभिन्नताओं, ये जो विभिन्नताएं होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, और हम ये मानते हैं कि उससे और अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। और मोटे तौर पर यह माना जाता है कि अनावश्यक विभिन्नताएं जीव में स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। तो ये विभिन्नताएं किस प्रकार की पाई जाती हैं कि एक ही पिता की जो संतानें हैं उसमें रूप, गुण, स्वभाव, ये सब विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उसमें एक ये स्वाभाविक विभिन्नताएं पाई जाती है। ये सही है कि कुछ गुण जो होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते हैं, परंतु उनमें भी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। और ये जो है ये एक मानव का जीव या जीवों का एक गुण माना गया है। तो
डार्विन का ये मानना था कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं भी उनका एक गुण है। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? अपने जीवन के संघर्ष में केवल श्रेष्ठतम जीव ही जीवित रह पाते हैं। क्या आशय है इसका? जो भी जीव होते हैं, जो भी प्रजाति होती है, वो परिस्थितियों में अधिक से अधिक विकास करती हैं, सूटेबल परिस्थितियों में अधिक से अधिक विकास करती हैं, और जब स्थानीय परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल होती हैं तो वो अच्छे से विकास करती हैं। परंतु किसी कारणवश यदि प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो उनका विकास भी प्रतिकूल हो जाता है, मतलब उनको उस तरह का वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे समय में वो प्रकृति से संघर्ष करने के लिए क्या करते हैं कि वो उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उन बदलावों को अडॉप्ट कर लेते हैं, प्राकृतिक चीजों का वर्ण कर लेते हैं, और उस वर्ण के कारण ही वो उस पारिस्थितिक तंत्र में अपना सामंजस्य बिठा पाते हैं। जैसे आप ये मानिए कि कैट फैमिली के बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे हमने शेर है, चीता है, बाघ है, बब्बर शेर है, इन सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है ये सब एक ही परिवार के, परंतु इनमें शारीरिक रूप से कुछ कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उन्होंने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल दिया। इनका ओरिजिन जो था वो एक ही जगह से था, परंतु उन्होंने प्राकृतिक वर्ण के लिए अपना जो रूप था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जैसा इसके बारे में कहा कि योग्य जीवों का जीवित रहने का नाम ही प्राकृतिक वर्ण है। इसका क्या आशय है कि आप में वो योग्यता है कि आप प्रकृति के चीजों का वर्ण कर लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, तभी आपको जीने का अधिकार है। अगर आप स्थानीय परिस्थितियों से, प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, अपने को नहीं बदल पाते हैं, तो आपका अस्तित्व क्या है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपकी संख्या कम होने लगती है उस जीव की, और संख्या कम होने के साथ साथ धीरे धीरे वो जीव विलुप्त हो जाते हैं। अगर हम पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया उसका क्या आशय है कि जो भी जीव इस पृथ्वी पे रहते हैं उन्हें प्रकृति से सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। अगर किसी कारणवश वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, प्रकृति का वर्ण नहीं कर पाते हैं, अडॉप्टेशन नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, संख्या उनकी कम होती जाती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये जीवों का एक अपने आप में गुण है। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, उसकी बात करते हैं हम कि नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन का क्या मानना था? डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया कि जीवित प्राणियों में वातावरण के प्रति अनुकूलन होने के परिणाम स्वरूप नई जातियों की भी उत्पत्ति होती है। स्थानीय परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं तब जीव पूर्ण रूप से विकसित होता है और स्थानीय वातावरण और दक्षता उपयोग के लिए वो अपनी शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन कर लेता है। ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ नई प्रजातियों की उत्पत्ति की संभावना होती है। धीरे ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और स्थानीय परिस्थितियों के कारण या किन्हीं कारणों से जीवों के रूप में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन आगे बढ़ के नए जीवों की रचना करता है। मतलब वो ये परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है कि नई प्रजातियों की रचना की संभावना बन जाती है। ये बहुत धीमी घटना है। इस प्रकार सुस्पष्ट प्रभाव
हमें शीघ्र नजर नहीं आता है। और डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जैसा कि हमने कैट फैमिली का देखा, कि वो जो बिल्ली की प्रजातियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन आए स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से, और नए जीवों की संरचना हुई। ये नए जीव कौन कौन से बने? शेर, चीता देख सकते हैं हम, बब्बर शेर है, तेंदुआ है, और बिल्ली में भी कई प्रकार की प्रजातियां हैं। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए धीरे धीरे उनमें एक परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन आने से क्या हुआ कि वो बिल्कुल नए जीव के रूप में हमारे सामने आज हैं। और इनके जो पूर्वज हैं ये पहले समान रहे होंगे, और आंतरिक संरचना इनकी लगभग समान सी है। रिप्रोडक्शन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अंदर का जितना भी सिस्टम है वो एक ही प्रकार का है, परंतु ऊपरी तौर पर इनमें कई परिवर्तन आ गए। और ये परिवर्तन क्यों आए? क्योंकि उन्हें स्थानीय वातावरण का जो प्रभाव था, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो स्थानीय वातावरण का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते थे, और इस फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। तो डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा है कि अनुकूल और लाभदायक विभिन्नताओं के कारण ही जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल सफलतापूर्वक ढालने के योग्य होते हैं, और यही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, और उनमें ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आगे जाके और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई प्रजाति की उत्पत्ति के रूप में हमारे सामने आता है। अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें तो हमें इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से ये इस प्रकार की जो घटना है, या इस प्रकार का जो हमारे सामने चीज आती है, ये किस प्रकार से पॉसिबल होती है। तो अगर हम डार्विन के मुख्य पॉइंट देखें तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें संतानोत्पत्ति करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में अधिक प्रजननतर की तुलना में आवास और भोजन नियत होता है, और वो आपसी संघर्ष होने से उनकी संख्या जो है वो नियंत्रित रहती है। और हर जीव अपने पूरी लाइफ में विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करता है। जीवों में असमानताएं होती है, और ये असमानताएं उनका बहुत बड़ा गुण होता है। और जीवन संघर्ष में जो भी जीव सफल होता है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, क्षेत्र को बढ़ाता है। और यदि कोई जीव प्राकृतिक परिस्थितियों से सामना नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे पहले उसकी संख्या कम होती है, और संख्या कम होने के बाद धीरे धीरे उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। तो डार्विन ने जो 1831 से 1836 तक बीगल नामक जहाज पे जो यात्रा की थी, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो जीवों का बिहेवियर देखा, उसके हिसाब से उन्होंने ये सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत को डार्विन का सिद्धांत या डार्विन का विकासवादी सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। और ये सिद्धांत में जितने भी बिंदु दिए गए हैं वो आज भी हमें बहुत रेलेवेंट नजर आते हैं, और इसीलिए हम आज भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। और आगे के अपने लेक्चर्स में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर वो कौन से साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जिसकी वजह से हम डार्विन को आज भी सही मानते हैं। दूसरी बात, कौन सी चीजों पर डार्विन की आलोचना की गई, और उन आलोचनाओं को खत्म करने के लिए उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे या उनके जितने भी डिसाइपल्स थे, उन्होंने नए एक नव डार्विनवाद की रचना की, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।